आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ HTML टेबल, हाउ टू यूज द टेबल टैग, हाउ टू यूज द tr, th, td टैग, हाउ टू यूज द रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट. Table tr, td and th. tr, td and th, these are the tags. Row span, call span, these are the attributes. आज इन सबको हम लोग डिस्कस, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन हम लोग. सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करते हैं कि आप एक फोल्डर क्रिएट करें, अप्रैल 22. दूसरी चीज क्या है कि एक डिस्क्रिप्शन बताने के लिए मैं एक नोट पैड ओपन कर रहा हूँ. तो टेबल टैग का सबसे पहले, टेबल टैग का यूज क्या होता है? दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल. और tr टैग, दिस टैग इज टेबल 1. और td टैग का यूज क्या होता है? टैग इज टू क्रिएट अ टेबल फॉर्म. तो टेबल टैग का यूज टेबल क्रिएट करने में होता है और टेबल के अंदर ही tr का यूज होता है, जो टेबल की एक रो क्रिएट करने के लिए tr टैग का यूज किया जाता है. और tr टैग के अंदर आप td टैग का यूज करते हो, उस रो में एक कॉलम क्रिएट करने के लिए एक td टैग का यूज किया जाता है. तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं. एक फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है, इसमें एक हम HTML पेज बनाते हैं, पेज 1 डॉट. और इसको ओपन करते हैं. HTML टैग में हेड सेक्शन, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. वन इज द हेड सेक्शन, अनदर वन इज द बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन में हम लोग वेब पेज का टाइटल देते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल. टेबल टैग का हम लोग यूज करते हैं कुछ इस तरह से. टेबल, टेबल की डेफिनेशन को लिखने के लिए इन दोनों टैग्स के बीच में टेबल की डेफिनेशन लिखी जाती है. इसको आप ओपनिंग टैग कहते हैं और जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा हो वो आपका क्लोजिंग टैग है. जब भी आप टेबल की डेफिनेशन लिखते हैं तो इन्हीं दोनों टैग्स के बीच में. अब टेबल की डेफिनेशन लिखते टाइम आप क्या करें, बॉर्डर को 1 कर दें, क्योंकि अगर बॉर्डर आप 1 नहीं करेंगे तो टेबल में जो रोज एंड कॉलम्स बनेंगे उसके बॉर्डर आपको विजिबल नहीं हो. ठीक है. अब एक टेबल की एक रो क्रिएट करने के लिए tr का यूज करते हैं. tr ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का यूज होता है टेबल की एक रो क्रिएट करने के लिए. हम ये चाहते हैं कि उस टेबल की एक रो में 3 कॉलम बन के, 3 कॉलम के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर एक कॉलम बनाने के लिए एक टीडी का यूज करते हो और आपने दूसरा कॉलम बनाने के लिए दूसरा टीडी लगाया और तीसरा कॉलम बनाने के लिए एक तीसरा. तो इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट. पहले कॉलम में हम क्या करना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी पर्सन का एम्प्लॉय कोड देना चाह रहे हैं. दूसरे कॉलम में उस पर्सन का नेम दे रहे हैं. तीसरे कॉलम में उस पर्सन की सैलरी को हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं. तो किसी पर्सन का एम्प्लॉय कोड मान लीजिए 1001001 है. उस पर्सन का नाम पर्सन 1 रखते हैं
और उसकी जो सैलरी है 10,000। तो ये एक टेबल रो क्रिएट हो गई और उसमें 3 कॉलम और 3 कॉलम में और कुछ कुछ डेटा जो है वो हमने डाल दिया। अब इसको ब्राउजर में ओपन करके चेक करते हैं। हम इसको ओपन करते हैं और ये ब्राउजर में कुछ इस तरह से ओपन है। तो इसमें देखिए इस टेबल, हालांकि जो अभी हम लोगों ने टेबल बनाई है उसमें सिर्फ एक ही रो बनाई है, तो वो रो देखिए आपके सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए इसमें पहले कॉलम में आपका एम्प्लॉय कोड आ रहा है, दूसरे कॉलम में नेम आ रहा है और तीसरे कॉलम में सैलरी आ रहा है। अब आपको अगर कई डेटा, ज्यादा डेटा रखना है तो आप इसी को तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोड हम दे रहे हैं, दैट इज %2 और यहाँ 20,000। तो और डेटा ऐड करना है और यहाँ पर 10003 और यहाँ %3 और यहाँ 30,000। तो इस तरह से हम लोगों ने 10004 ये आपने इस तरह से। तो फर्स्ट कॉलम में आपका ये सारे कोड आ रहे हैं, एम्प्लॉय 1 का कोड, एम्प्लॉय 2 का कोड, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 का, और उनके नेम आ रहे हैं %1, %2, %3, %4 और उनकी सैलरी आ रही है। अब सबसे पहली चीज तो ये है, हमारी टेबल जो है मिनिमम स्पेस में ड्रॉ हो रही है। हम चाह रहे हैं कि पहली चीज तो हम ये चाह रहे हैं कि टेबल ब्राउजर के सेंटर में है। तो इसके लिए हमने क्या किया, आपने यहाँ पर अलाइन इक्वल टू आपने सेंटर, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये देखिए ये टेबल पूरे ब्राउजर के सेंटर पे है और टेबल अभी भी छोटी ड्रॉ हो रही है, जो स्ट्रक्चर है काफी स्मॉल है। हम ये चाह रहे हैं कि ये ब्राउजर की विड्थ का एटलीस्ट 70% या 50% कैप्चर करे। तो इसके लिए हम टेबल की विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, विड्थ इक्वल्स टू 70%। यहाँ पर देखिए आपने जब ऐसा किया और रीलोड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपने 70% ऑक्यूपाई कर, ठीक है। अब हम, मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम इज इंडिकेटिंग द कोड ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड कॉलम इज इंडिकेटिंग द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय, थर्ड कॉलम इंडिकेटिंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ एक हेडिंग, जैसे हर कॉलम की एक हेडिंग हो, तो हमको ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये भाई कोड है और ये नेम है एंड ये सैलरी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल हेडिंग का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो टेबल हेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके स्ट्रक्चर में 3 कॉलम्स है, तो आपको 3 हेडिंग्स की जरूरत पड़ेगी। पहले कॉलम की हेडिंग रहेगी कोड, दूसरे कॉलम की हेडिंग रहेगी नेम, तीसरे कॉलम की हेडिंग रहेगी सैलरी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक तो टी आर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर आप टी आर ड्रॉ करते हैं ऐसे, और उसके अंदर टी एच, यहाँ पर टी एच टेबल हेडिंग के लिए यूज होता है, या आप इसको बोले कॉलम हेडिंग्स के लिए इसका यूज होता है। तो एक टी एच लिया, पहला वाला टी एच में क्या है, पहला वाला टी एच पहले कॉलम को डिफाइन करेगा, तो ये आपका कोड, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर दूसरे कॉलम के लिए हमने यहाँ पर नेम, तीसरे कॉलम के लिए आपने यहाँ पर सैलरी। तो यहाँ पर आप देखिए ये टेबल हेडिंग जो है आपकी अपीयर हो गई, कोड नेम एंड सैलरी। और भी एट्रीब्यूट्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और, जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे सेल्स है, जो हमारी सेल्स हैं टेबल में, उसके जो एलिमेंट्स, जैसे कोई भी सेल ले लीजिए, तो ये देखें जैसे %2 है, तो ये लेफ्ट बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है, मतलब कि लेफ्ट बॉर्डर और %2 के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल लग के बिल्कुल जो है बिल्कुल अटैच्ड
ये है लेफ्ट बॉर्डर से। ऐसे ही कोड के बारे में बात करें तो कोड अपने लोअर एंड अपर बॉर्डर से अटैच्ड है। ये बिल्कुल मतलब फिट है बिल्कुल। टेबल जो है, टेबल के कॉलम्स जो सेल्स हैं टेबल की, वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अपने किसी ना किसी बॉर्डर से बिल्कुल बिल्कुल जो है लगे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा एक्सपेंड हो। एक्सपेंड किस टर्म में हो? हम ये चाह रहे हैं कि टेबल की सेल में रखे हुए एलिमेंट की उसके नियरेस्ट बॉर्डर से कुछ डिस्टेंस हो, और इस डिस्टेंस को ही डिफाइन करने के लिए आप सेल पैडिंग का यूज करते हो। आप यहाँ पर देखो, एक सेल पैडिंग करके एक एट्रीब्यूट होता है। सेल पैडिंग किसी भी सेल के एलिमेंट की उस उस सेल के बॉर्डर से मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर से सुनिए, सेल पैडिंग जो एट्रीब्यूट होता है किसी सेल के अंदर रखे गए किसी एलिमेंट की उस सेल के बॉर्डर से मिनिमम डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए दिया जाता है। तो सेल पैडिंग अगर हमने 10 दे दिया तो इसका मतलब हम इसको अगर हम रीलोड करें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेल के अंदर रखा हुआ एलिमेंट अपने नियरेस्ट बॉर्डर से कम 10 पिक्सल की डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी सेल के अंदर रखे गए एलिमेंट की अपने बॉर्डर से मिनिमम डिस्टेंस 10 पिक्सल की होगी। तो सेल पैडिंग जो होती है किसी सेल के अंदर रखे गए एलिमेंट की उस सेल के बॉर्डर से मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको स्पेसिफाई करने के काम में आता है। तो इससे क्या होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर जो होता है एक कंफर्टेबल स्ट्रक्चर में टेबल ड्रॉ हो जाती है। ऐसे ही जैसे सेल्स की, अभी देखिए एक सेल दूसरे सेल से क्या है वो लगी हुई है। तो एक सेल दूसरे सेल से अगर लगी है तो अगर दो सेल्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस देना चाहें तो सेल स्पेसिंग करके एक एट्रीब्यूट होता है। सेल स्पेसिंग दो सेल्स के बीच की पिक्सल डिस्टेंस को डिफाइन करता है। दो सेल्स हैं, अगर उनके बीच में पिक्सल डिस्टेंस करना हो तो ये देखिए सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे दो सेल्स हैं, अब देखिए इसको रीलोड करेंगे तो देखिए हर सेल की ये जो देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये 10 पिक्सल की है। तो देखिए अपने अपर एंड लोअर से हर सेल अपने अपर एंड लोअर सेल्स या लेफ्ट एंड राइट वाले से कम 10 पिक्सल की डिस्टेंस पे। इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको 5 कर दें तो ये और थोड़ा नियरर हो जाएगा। यहाँ देखिए तो सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग भी आपके। तो अगर आप सेल को थोड़ा सा अगर इसमें आप इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बीजी कलर येलो कर देंगे तो टेबल का बैकग्राउंड कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देखिए, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बताई। टीएच का यूज क्या होता है, ये दिस टैग इज यूज टू डिफाइन द दिस टैग इज यूज टू डिफाइन द कॉल। ये टीएच टैग अगर हम लोग बात करें। अब दो एट्रीब्यूट मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। अब इसका क्या यूज है, दिस एट्रीब्यूट defines या specifies minimum pixel distance of an element contained in a table cell from cell's nearest point। ठीक है, तो
दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज, ये एट्रीब्यूट क्या करता है, मिनिमम पिक्सल डिस्टेंस को स्पेसिफाई करता है किसी एलिमेंट की जो कि किसी टेबल सेल में रखा गया है ना। और किससे मिनिमम डिस्टेंस स्पेसिफाई करता है, सेल के नियरेस्ट बॉर्डर से, है ना। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस को ये स्पेसिफाई, तो सेल पैडिंग एक प्रैक्टिकल टर्म में ये हो गया। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, table, this attribute specifies the pixel distance between two adjacent cells. सेल स्पेसिंग, तो ये जो ये दो चीजें सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में हमने इसको ऐसा लिखा जिससे कि आप लोग को ये क्लियर हो जाए। ये सारी चीजें, ये तीन चार चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर। अब हम लोग बात करते हैं रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन के बारे में। अब रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन के बारे में, एंड कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन, अभी हम लोग बात। तो रो स्पैन, अब ये हम पहले हम लोग रो स्पैन के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए हमने रो स्पैन और कॉलम स्पैन के बारे में बात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सिर्फ बॉर्डर वन ये सारे एट्रीब्यूट हटा दिए, जैसे कि मिनिमम, या हम लोग एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, पेज डॉट, फिर एक टेबल क्रिएट करते हैं और इस एग्जाम्पल को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हम लोग रो स्पैन और कॉलम स्पैन को सॉल्व करना है। सॉरी, टाइटल, बॉडी, और एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल आपने क्रिएट किया, टेबल बॉर्डर, और फिर इसमें हमने नेम है, टेबल रो क्रिएट किया, और यहाँ पे टेबल हेडिंग जो है टीएच और टीएच, और यहाँ पर यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, सॉरी इसका स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ऐसे ये आप इसको आउटपुट को आप देख सकते हैं। ये जितना, अगर जब आप किसी चीज को करते हो तो छोटे छोटे स्टेप्स पे आउटपुट देखते रहने चाहिए, जिससे आपको कंफर्म होता रहता है कि जो आपने किया है अब तक का तो पूरी तरह से सही। इसकी विड्थ भी हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, विड्थ इक्वल्स टू 20% एंड अलाइन इक्वल्स टू 7।
हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स डालते हैं या सॉरी, और दूसरी रोज डेटा रोज बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे रोल नंबर 1 हो गया और नेम के लिए आपने दे दिया सोमेश, और मार्क्स इसके इनके दे दिए, इनके जो मार्क्स आए हैं आपके 80%, 80 मार्क्स 100 में मार्क्स है। मैथ्स कर देते हैं तो इससे के साथ तो 80 मार्क्स इनके आए, तो इस तरह से ऐसे ही आपने सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर दिया, आपने शैलेश, इनके आपने जैसे 90 मार्क्स, आपने दूसरे स्टूडेंट्स का सर्वेश, इनके 95 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट है और इसमें 90। इनके 98 मार्क्स। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मैंने बना तो इस तरह से उमेश, शैलेश एंड सर्वेश, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपने कुछ डेटा जो है वो बनाया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि अब मान लीजिए ये आपका ये डिफरेंट रोज आपकी रो स्पैन का यूज करते हैं हम रोज को मर्ज करने, इसलिए यूज करते हैं रोज को मर्ज करने। अगर मान लीजिए इस डेटा हम इस कॉलम में ये दो रो जो है ये मर्ज, सोमेश एंड शैलेश, हम ये जो ये इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर इन दोनों सेल्स को हम मर्ज करना चाहते हैं, वर्टिकली मर्ज करने के लिए आप रो स्पैन का यूज करते हैं। तो आपने क्या किया कि सबसे पहला काम तो क्या किया कि आपने सोमेश एंड शैलेश ये जो ये पर्टिकुलर ये जो दो सेल्स हैं इनको हम वर्टिकली मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सोमेश एंड शैलेश, हम सबसे पहला काम शैलेश वाली रो को हटाते हैं, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो टीडी है इसको हटाते हैं जिससे कि एक स्पेस क्रिएट हो जाए, और यहाँ पर हमने रो स्पैन रखा, रो स्पैन इक्वल्स टू 2 कर। तो अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये पर्टिकुलर जो है यहाँ पर दो सेल्स को आपने मर्ज करने के लिए, है ना, तो ये दो सेल वर्टिकली मर्ज हो गई, तो वर्टिकल मर्जिंग के लिए आप रो स्पैन का टेबल में वर्टिकल मर्जिंग के लिए आप रो स्पैन का यूज करते हैं। सोमेश कॉमा शैलेश है। तो इसमें क्या है कि आप दो रोज को वर्टिकली मर्ज करने के लिए दो दो सेल्स को वर्टिकली मर्ज करने के लिए रो स्पैन का यूज करते हैं। तो रो स्पैन का क्या मतलब है, रो स्पैन इज यूज्ड, रो स्पैन attribute is used to merge cells vertically in table structure। आप ये भी कह सकते हो कि ये रोज को मतलब कि कई रोज को मर्ज करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉल स्पैन के बारे में। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किसी भी
स्ट्रक्चर में किसी सेल्स को वर्टिकली अगर मर्ज करना है तो रो स्पैन का यूज है। ऐसे आप कई जगह भी कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो बस ये है कि आपको एक इंटेलिजेंट वे में बाकी की जो सेल्स हैं वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि जब स्पैन होगा तो उन सेल्स का स्पेस भी ऑक्युपाई कर लेगी एक सेल। जैसे आप किसी भी आप दो सेल्स को जो वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर हैं, वर्टिकली एडजेसेंट है, उनको आप मर्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे आप 95 98 को आप अगर ये देखिए, अगर आप 95 98 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वेश के आगे 95, तनिया के आगे 90 98, तो 95 और 98 वाली सेल्स को अगर मर्ज करना है तो जैसे हम इसको देखते हैं यहाँ पर, ये देखें 95 और 98, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 98 वाली सेल को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने इसको डिलीट किया। अब यहाँ पर आपने रो स्पैन इक्वल टू 2 किया। जैसे आप रो स्पैन इक्वल टू 2 करेंगे और फिर रीलोड कीजिए तो ये देखिए ये आपका 95 है। 95 जो है, अब आप डेटा लॉस नहीं करना चाहिए तो 95 के आगे आप 98, ठीक है। तो ये इस तरह से आप, तो ये दो सेल मर्ज होकर, ये जो एक दूसरे जो वर्टिकली एडजेसेंट थी वो मर्ज होकर एक पर्टिकुलर सेल में ये क्रिएट हो जाती है। ये रो स्पैन का यूज। कोल स्पैन की बात वही है, कोल स्पैन में टेबल कॉलम्स को, है ना, हॉरिजेंटली सेल्स को मर्ज करने के लिए आप ये कह सकते हो कि कोल स्पैन सेल इज कोल स्पैन attribute is used to merge cells merge cells horizontally। तो हॉरिजेंटली जो है सेल्स को मर्ज करने के लिए आप क्या करते हैं, कोल स्पैन, मतलब एक आप कॉलम्स को मर्ज करने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप कॉल स्पैन का यूज करते हो। जैसे हम इस टेबल के फर्स्ट रो में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे आप आप अगर पहले वाली टेबल को देख लो, जैसे हम लोगों ने जो पेज 1 बनाया था उसमें अगर देखें, मान लीजिए हम इस टेबल की हेडिंग देना चाहते हैं इसके फर्स्ट रो में, तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो ये किया कि हमने यहाँ पर हमें इसको नोट पैड पे खोला ऐसे, और इसकी फर्स्ट रो जो है मैं कॉपी किया, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, तो ये आपकी इसकी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई। सॉरी, ये हमने पेज 2 खोल दिया, तो हम लोग पेज 1 की बात कर रहे थे। हमने क्या किया, नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर इसको क्या किया हमने, तो ये तो रो आपकी रिपीट हो गई, तो लेकिन इस पर्टिकुलर रो में हम हेडिंग लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने कहा कि ठीक है मैं हेडिंग लिखना चाहता हूँ, तो मैंने PH रखा और इसमें मैंने कहा कि टेबल में एम्प्लॉय डेटा, है ना। तो एम्प्लॉय डेटा किया तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक ही सेल बन गया, है ना। हम ये चाह रहे हैं टेबल की हेडिंग तो मिड में रहे, पूरी तरह से जो टेबल की मेन हेडिंग है वो तो पूरे स्ट्रक्चर के मिड में रहनी चाहिए ना। तो ये तो एक कॉलम में टेबल डेटा एम्प्लॉय डेटा लिख के आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो कॉलम है, ये एक कॉलम इस स्ट्रक्चर में 3 कॉलम के बराबर। तो हमने क्या किया, आपने कोल स्पैन स्पैन इक्वल टू 3 किया, मतलब कि आपका एक कॉलम 3 कॉलम्स के बराबर एक्सपेंड करते हैं, मतलब कि आप 3 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम, तो ऐसे आपने रिलोड किया इस तरह से। देखिए एम्प्लॉय, तो कोल स्पैन क्या होता है, ये अभी हम लोगों ने आज डिस्कशन किया कि रो स्पैन जो होता है सेल्स को वर्टिकली मर्ज करने के लिए होता है, कोल स्पैन को आप सेल्स को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करने के लिए या मर्ज करने, बिना मर्ज करने के लिए, बिना
मर्ज करना भी सही कहा जाएगा, क्योंकि जो आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी बाकी की सेल्स, तो आप ये कह सकते हो पॉलीस्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मर्ज सेल्स फॉर ये जो है जितनी भी टॉपिक्स या और सब टॉपिक्स टेबल के अंदर आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो सब इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया है। एंड आगे जो है आगे और आगे कल के लेक्चर में हम और भी चीज़ें बताएंगे, तो इसको ध्यान से देखो। एंड फिर कुछ एग्जाम्पल्स जो असाइनमेंट्स हैं वो देते हैं। हम बेसिकली सैटरडे का दिन रखेंगे असाइनमेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें जो है आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। इसको क्या है, इसको 4 to 5 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करें। एंड फिर कोई भी अगर क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे लिखें, हम उसको जो है क्वेरी को हम सॉल्व करके आपको आंसर करेंगे। इसको बार बार देखें, और अगर कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप फ़ोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप ग्रुप पे डाल सकते हैं और हम इसको आंसर करेंगे।